वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे थे। जिसमें से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ना, वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। किस किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो जिसमें से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 1 का सारा कुछ डिटेल में स्टडी कर लिया है, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में भी सारा कुछ डिटेल में स्टडी कर लिया है और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में भी सारा कुछ डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में भी डिटेल में स्टडी कर लिया है और साइटोक्रोम सी के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो अब बचता है लास्ट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और वो कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 4 में क्या दिखता है, क्या स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स 4 का, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाता है, उस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ये सब सारा कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों बोलते हैं। देखो बहुत आसान है। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज है, ये मैं बना रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको ऐसे समझो। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला। ठीक है, याद रखना है, मैंने बताया है। तो ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज। और ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही बोलेंगे हम लोग। अब ध्यान से देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, याद रखना, जो कि प्रेजेंट है कहाँ, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल था, हम लोग बोलेंगे उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक मॉलिक्यूल था जिसको बोलते हैं यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे उसके बाद फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था कॉम्प्लेक्स 2। तो ये मैं क्या बनाया हूँ, ये मैं बनाया हूँ कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, उसके बाद कौन प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे उसके बाद प्रेजेंट था कॉम्प्लेक्स 3, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 है। और कॉम्प्लेक्स 3 के से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, या प्रोटीन जुड़ा हुआ था, जिसको हम लोग बोले थे साइटोक्रोम सी। याद करो प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 के बाद हम लोग बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 प्रेजेंट होगा। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, याद रखना है। अब कॉम्प्लेक्स 4 के बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 5 प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम। मैंने बताया है। ठीक है, याद रखना है। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। याद रखना, ऑक्सीजोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजोम क्या चीज में हेल्प करेगा, एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट क्या क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, साइटोक्रोम सी है, और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, ये सारा कुछ को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, यहां पर समझना है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी क्रेब्स साइकिल चला है या लिंक रिएक्शन चला है, तो उससे क्या निकला, रिड्यूस NaDH2। ठीक है, ये रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के पास गया। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो रिड्यूस NaDH2 से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें, हम लोग बोलेंगे NAD में। ठीक है, याद रखना है। तो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स 1 किसका ऑक्सीडेशन करता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 का ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, मतलब रिड्यूस NaDH2 से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लेता है कौन, कॉम्प्लेक्स 1। याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स 2 हम लोग बोलेंगे किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे किससे, रिड्यूस FADH2 से, जो क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना था, मैंने बताया है। ठीक है,
कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और इसके साथ 2 प्रोटॉन्स भी जाएगा। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जाएंगे मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। अब ये रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, हम लोग बोलेंगे FAD में, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है किसमें, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में, ठीक है। अल्टीमेटली देखो ध्यान से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा, ठीक है। तो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, ये वाला यूबिक्विनोन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेगा, ठीक है। क्योंकि रिड्यूस NADH2 में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, रिड्यूस NADH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है। कैसे, देखो यहाँ पर ये रिड्यूस NADH2 को अगर हम लोग देखें तो ये बना कैसे, तो हम लोग बोलेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया होगा और 2 प्रोटॉन्स को लिया होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को हम लोग H2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग NAD ऐसे लिख सकते हैं, NADH2, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है किसमें, NAD इज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये वाला फॉर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह FADH2 में भी क्या हुआ होगा, FAD जो फैट है ना, वो फैट क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लिया होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किसमें, FAD फैट में, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये FAD फैट किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 में चेंज हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है, ये रिड्यूस NADH2 और FADH2 में हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ही तो है ना, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे। अल्टीमेटली देखो ध्यान से कहाँ जाएगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 से कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में गया। देखो ध्यान से, जैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में गया ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स, तो ये वाला यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल देखो ध्यान से 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लेके क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। और ये रिड्यूस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोल बोलते हैं, याद रखना है। और ये मॉलिक्यूल क्या चीज है, यूबिक्विनोन है। जब इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा था उस टाइम पे ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, कैपिटल की यूबिक्विनोन है। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को लिया तो ये यूबिक्विनोन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिड्यूस होकर किस फॉर्म में आ गया, यूबिक्विनोल के फॉर्म में आ गया, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जब कॉम्प्लेक्स 1 से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, यूबिक्विनोन में गया ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स। तब हम लोग बोलेंगे कि इस टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कितना, हम लोग बोलेंगे 4H+ 4 प्रोटॉन्स मूव करेगा मैट्रिक्स से कहाँ, हम लोग बोलेंगे इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, ठीक है। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी को खोता चला जाएगा, लूज करते चला जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे मूव करके कहाँ पहुंच जाता है, हम लोग मैट्रिक्स से मूव करके कहाँ पहुंच जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। कब, जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाता है उस टाइम पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, ये कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ पर वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को ही तो लेगा ना, क्योंकि देखो FADH2 किसका बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स से बना हुआ है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर और एक हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ। ये सब इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और ये जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल किससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो ये क्या चीज में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या चीज में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। सब देखो जितना भी यहाँ पर हो रहा है वो सब कहाँ हो रहा है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल जो है ना, ये वाला, और ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, ये वाला, याद रखना, ये मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा। क्योंकि एक ऐसा मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, मोबाइल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो फ्लोट करते 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 ये कहां तक पहुंचेगा, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, देखो यहाँ पर ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंच गया। देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 3 पहुंच गया। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, देखो यही कॉम्प्लेक्स 3 को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जुड़ा हुआ है साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल, ठीक है, याद रखना है। तो अब ये साइटोक्रोम C मॉलिक्यूल किस तरफ है, टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है, याद रखना इस चीज को। और एक चीज याद रखना कि कॉम्प्लेक्स 2 से कभी भी हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन
मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 के पास प्रोटॉन चैनल नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 1 के पास प्रोटॉन चैनल था, उसकी वजह से ये प्रोटॉन कहां से कहां चला गया, मैट्रिक्स से प्रोटॉन चला गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, याद रखना है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल में जाएगा तो उस टाइम पे याद रखना है कॉम्प्लेक्स 2 से कोई भी हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 में कोई भी हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट नहीं होता। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स 1 से, चलो हम लोग पहले करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स 1 से देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन्स कहां है, यूबिक्विनोन में। यूबिक्विनोन किस में चेंज हो गया, यूबिक्विनोल में चेंज हो गया, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ QH2। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा, याद रखना है, ठीक है। यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में। और कॉम्प्लेक्स 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एक इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। एक्चुअल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है। लेकिन एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 3 को कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C के पास जाएगा, ठीक है, याद रखना है। अब साइटोक्रोम C के पास जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उस टाइम पे ये साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 से अलग हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। एफिनिटी कॉम्प्लेक्स 3 से जो साइटोक्रोम C का जो एफिनिटी है ना, वो हम लोग बोलेंगे वीक हो जाएगा। और वीक होने की वजह से हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे करके मूव करेगा, कहां तक पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा। तो मैं देखो यहाँ पर बना रहा हूँ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 4। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। अब ये साइटोक्रोम C देखो ध्यान से, ये मूव करते करते कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे ये पहुंच गया कहां तक, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंच गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ये साइटोक्रोम C क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को दे देगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 4 से ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ये कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 से ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये ऑक्सीजन फिर अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज है, साइटोक्रोम C को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। देखो कैसे, इसीलिए इसका नाम पड़ा कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइटोक्रोम C है ना, ये साइटोक्रोम C से यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन से लॉस हो रहा है साइटोक्रोम C से, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया, कॉम्प्लेक्स 4 में गया। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज का ऑक्सीडेशन किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो साइटोक्रोम C का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, ठीक है। याद रखना इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 4 का नाम कैसे पड़ा, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स 4 वैसा प्रोटीन है जो साइटोक्रोम C से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, या साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स का क्या कराता है, लॉस कराता है, या हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C का क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। इसीलिए नाम पड़ा है कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, याद रखना है। तो कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C से क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, या साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है नाम, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जैसे ही साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा ना, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर फिर वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अपने प्लेस पे वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फेरी बोट मूवमेंट, ठीक है, याद रखना है। फेरी बोट का मतलब हो गया कि वैसा नाव जो क्या करता है, एक जगह से इंडिविजुअल को लेके दूसरे जगह तक जाता है, दूसरे जगह में इंडिविजुअल को उतारता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे वापस ये नाव अपने ओरिजिनल प्लेस पे आ जाता है, फिर से इंडिविजुअल्स को बैठाता है, फिर से अगले दूसरे प्लेस पे जाता है, फिर वहां से वापस अपने पहले वाले प्लेस पे आ जाता है, उसको बोलते हैं फेरी बोट, ठीक है। तो साइटोक्रोम C क्या चीज का काम करता है, फेरी बोट का काम करता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका और एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, इसका और एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जाएगा ये कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, और यहाँ पर क्या चलेगा, हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चलेगा जिसको बोलते हैं क्यू साइकिल, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये क्यू साइकिल क्या होता है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, याद रखना है।
तो ये था, हम लोग बोलेंगे किसका नाम, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम कैसे दिया गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, साइटोक्रोम सी का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 को ऐसे भी तो नाम दे सकते हैं ना, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 4 किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम, देखो ध्यान से, सी का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 4 किसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, साइटोक्रोम सी का, मतलब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। ठीक है, और किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन को दे रहा है, जो कि ऑक्सीजन कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है ना, मतलब ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स 4 को कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीजन, साइटोक्रोम सी ऑक्सीजन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऐसा कि हम लोग बोल सकते हैं। देखो नाम ये कैसे करके पढ़ा, यहां पर देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, और किसका रिडक्शन करा रहा है, ऑक्सीजन का, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और हम लोग बोलेंगे रिडक्शन भी हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइटोक्रोम सी का, किसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या करा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करा रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 क्या करा रहा है, ये जो ऑक्सीजन है उसका रिडक्शन करा रहा है। इसके नाम पे हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम दिया गया साइटोक्रोम सी ऑक्सीजन ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब साइटोक्रोम सी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन करा रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखना है। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का। और मैंने बताया था कि साइटोक्रोम, याद रखना है, साइटोक्रोम जब भी कभी टर्म आएगा तो साइटोक्रोम एक प्रोटीन होता है। ठीक है, और वो प्रोटीन में क्या होगा, हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, और एक टाइम पे साइटोक्रोम, कोई सा भी साइटोक्रोम, वो एक टाइम पे, याद रखना, एक ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। लेकिन एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है ना। तो पहला बार में ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया, यहां तक पहुंचाया, अब एक इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां चला जाएगा, क्यू साइकिल चलेगा, मैं बताऊंगा, और वापस ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से वापस घूम के, आप लोग बोलेंगे यही साइटोक्रोम सी के पास आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये क्यू साइकिल क्या होती है मैं बताऊंगा। उसी तरह हम लोग बोलेंगे ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन के पास फिर क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। ठीक है, और इसका और एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल चलेगा, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का नाम कैसे पड़ा वो मैंने बता दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, चूंकि हम लोग इसको किस में स्टडी करते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ये हम क्या चीज का पार्ट हम लोग बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। कौन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एरोबिक का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना है। तो देख सकते हैं अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन लिया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन लिया। ठीक है, इसका मतलब ये किसका पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ही ऐसा होगा। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने सबसे फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, किसका हम लोग बोलेंगे टोटल 4 पार्ट होता है, याद करो मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन का। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो एरोबिक का मतलब हो गया ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस देखो क्या चीज है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा। कहां, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। तो इसको मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोलते हैं, कैसे करके मेटाबॉलिक वाटर बना, इसका क्या सिग्निफिकेंस, ये सब सारा का सारा मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, याद रखना। तो नाम कैसे पड़ा, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये अब देखो, अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, इट गेन्स, मतलब कॉम्प्लेक्स 4 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसीलिए मैं लिखा एट वन टाइम फ्रॉम साइटोक्रोम सी। आप देख सकते हैं साइटोक्रोम सी से एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, कौन, कॉम्प्लेक्स 4, और ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को टू ऑक्सीजन, एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन। ठीक है, और जैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो क्या बनेगा, देयर बाय फॉर्मिंग मेटाबॉलिक वाटर। तो इस लाइन का मतलब भी क्लियर हो गया, देख सकते हैं डायग्राम से मैंने समझा दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, यहाँ पर ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, नाम का मतलब भी समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या चीज है कि ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ना, याद रखना ये एंजाइम है। ठीक है, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, या हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीजन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, तो एंजाइम है, तो ये कैसा एंजाइम है, तो हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, या हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड एंजाइम है।
तो जो भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब हो गया, आप लोग बोलेंगे कोफैक्टर, जो उस एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो कोफैक्टर होता है ना, दो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, याद रखना है। पहला को हम लोग बोलेंगे कॉपर, दूसरा को हम लोग बोलेंगे हीम, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप याद रखना। कॉम्प्लेक्स 1 के पास मैं बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था वो दो था। एक क्या था, हम लोग बोलेंगे एफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, आयरन सल्फर प्रोटीन। ये था कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 के पास दो प्रोस्थेटिक ग्रुप था। एक को हम लोग क्या बोले थे, एक को हम लोग बोले थे हीम, ठीक है, और दूसरा को क्या बोले थे, हम लोग बोले थे आयरन सल्फर प्रोटीन। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना, कॉम्प्लेक्स 4 के पास भी दो प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलेंगे कॉपर, और दूसरा को क्या बोलेंगे हम लोग हीम बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब खास बात मैंने क्या बताया था, एग्जाम में पूछता है, कॉम्प्लेक्स 1 के पास जो आयरन सल्फर प्रोटीन है उसका एक टाइप था जिसको हम लोग क्या बोले थे, 4Fe4S टाइप। ये क्या था मैंने बताया था। कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो आयरन सल्फर प्रोटीन था ना, उसका भी एक टाइप था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, 3Fe4S टाइप। ठीक है, याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स 3 के पास भी देखो ध्यान से, ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन है ना FeS, उसका भी एक टाइप था जिसका नाम क्या था, 2Fe2S टाइप। ठीक है, याद रखना है। तो ये क्या था, ये मैंने बताया था। आई थिंक कॉम्प्लेक्स 3 वाला जो आयरन सल्फर प्रोटीन था ना, जिसको हम लोग रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, रिस्के साइंटिस्ट का नाम है। तो ये आई थिंक मैं नहीं बताया था, जिसको मैं आज बता दूंगा। ठीक है, और मुझे याद आ रहा है कि मैंने यहाँ पर 2Fe4S लिखा था, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में जो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ना, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, उसमें जो आयरन और सल्फर का टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं 2Fe2S टाइप। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में 2Fe4S टाइप लिखा था, वो गलती से मिस्टेक हो गया था, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, रेक्टिफाई कर लेना। 2Fe2S टाइप क्या मिलता है, हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन मिलता है किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में। ठीक है, तो ये सब क्या चीज है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इस चीज को याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया यहाँ पर, देखो ध्यान से। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, तीसरा पॉइंट क्या चीज लिखा मैंने कि यहाँ पर देखो ध्यान से, तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, चलो तो और एक चीज मैंने यहाँ पर देखो, मैं ये भी बता देता हूँ। तीसरा पॉइंट बताने से पहले, तीसरा पॉइंट स्ट्रक्चर है, ये वाला पॉइंट देखो मैं बता देता हूँ। ये सब सारा का सारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। कॉम्प्लेक्स 4 जो है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन्स को किसको देता है, हम लोग बोलेंगे एक टाइम पे ऑक्सीजन को देता है। देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दिया ना, ठीक है, इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो दिया ना एक इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन्स को कौन रिसीव किया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन रिसीव किया, और वो ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर में चेंज हो गया। कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये मेटाबॉलिक वाटर कैसे बना, ये मैं अभी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी देखो मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखा कि ये जो मेटाबॉलिक वाटर बनता है ना, ये मेटाबॉलिक वाटर क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्योंकि ये सारा का सारा देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, लिंक रिएक्शन हुआ, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं, ये जो मेटाबॉलिक वाटर बना ना, वो एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या चीज है, बाई प्रोडक्ट ही तो है ना। ठीक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे बाई प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, ये मेटाबॉलिक वाटर करता क्या है, जिसको मैं बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखो कि मेटाबॉलिक वाटर क्या करता है ना, इसीलिए बनता है ताकि सेल में वाटर का जो ये होता है ना, ये वाटर जो बैलेंस होता है ना, या सेल हम लोग बोल सकते हैं कि इट मेंटेन्स द सेल्यूलर हाइड्रेशन। मतलब सेल के अंदर क्या क्या मेंटेन रह सके, एक वाटर का पर्टिकुलर हम लोग बोलेंगे अमाउंट, या हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो सके। ठीक है, इसीलिए ये मेटाबॉलिक वाटर बनता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है, इसको मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड बैलेंस इनसाइड द सेल। ठीक है ना, ये सिग्निफिकेंस है किसका, मेटाबॉलिक वाटर का। और भी सिग्निफिकेंस होता है मेटाबॉलिक वाटर का, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से कि एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, जब कॉम्प्लेक्स 4 से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जा रहा होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स 4 से यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन्स दिखा ना, लेकिन एक्चुअल में देखो ध्यान से, अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा जब रिड्यूस NADH टू ऑक्सीडाइज होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा जब रिड्यूस FADH टू ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 2 के साथ, और रिड्यूस NADH टू ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 1 के साथ। अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से याद रखना, जब कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना है, कहाँ जा रहा होता है, ऑक्सीजन की तरफ जा रहा होता है ना,
उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे, याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटोन चैनल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उस प्रोटोन चैनल से याद रखना है मैट्रिक्स से 2 प्रोटोन याद रखना है मूव करता है, वो कहां पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पहुंच जाता है 2 प्रोटोन, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 4 से कितना प्रोटोन हम लोग बोलेंगे मूव करेगा, 2 प्रोटॉन्स मूव करेगा, कहां से कहां हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 3 से मैंने बताया था कितना प्रोटॉन्स मूव करता है, हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन्स मूव करता है कॉम्प्लेक्स 3 से, याद रखना है कहां से कहां, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, मैंने बताया था। ठीक है, याद रखना है, यहां पर मैं लिख दिया 4 प्रोटॉन्स, देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 3, और यहां पर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से 4 प्रोटॉन्स कहां गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ गया। तो ऑल टुगेदर कितना प्रोटॉन्स मूव किया, 4 + 4 + 2, 10 प्रोटॉन्स मूव किया। कब, जब हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हुआ किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। ठीक है, और जब रिड्यूस FeDH2 अगर ऑक्सीडाइज होगा कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू, तो उसमें कॉम्प्लेक्स 1 का कोई काम नहीं है। तो जब रिड्यूस FeDH2 ऑक्सीडाइज होता है ना, तो टोटल याद रखना है 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है मूव करता है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। और जब रिड्यूस NaDH2 ऑक्सीडाइज होता है कॉम्प्लेक्स 1 से, तो 4 + 4 + 2 टोटल 10 हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स मूव करता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी दिमाग में सब रखना। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कॉम्प्लेक्स 4 का कॉन्सेप्ट। वही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो 3 होता है, कॉम्प्लेक्स जो 4 होता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास जो सब यूनिट्स होता है मैं बताऊंगा अभी, उसके पास प्रोटोन चैनल होता है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा, जो क्या करता है 2 प्रोटॉन्स को मूव कराता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहा होता है, कॉम्प्लेक्स 4 से ऑक्सीजन के पास जा रहा होता है उस टाइम पे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब देखो, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। तो याद रखना, अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का, तो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स 4 इज मेड अप ऑफ, हम लोग बोलेंगे 13 डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 कितना सब यूनिट्स के मिलने से बना था, मैंने बताया था 46 सब यूनिट्स के मिलने से बना था। कॉम्प्लेक्स 2 कितना सब यूनिट्स के मिलने से बना था, मैंने क्या बताया था, 4 सब यूनिट्स के मिलने से बना था। कॉम्प्लेक्स 3 कितना सब यूनिट्स के मिलने से बना था, हम लोग बोलेंगे ये 11 सब यूनिट्स के मिलने से बना था। और कॉम्प्लेक्स 4 हम लोग बोलेंगे कितना सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, 13 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, याद रखना है। और ये जो 13 सब यूनिट्स होता है ना, उसमें से 3 ही सब यूनिट्स याद रखना फंक्शनल होता है, जिसका नाम क्या है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2 एंड हम लोग बोलेंगे सब यूनिट 3। याद रखना इस चीज को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये है, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 4 है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स 4 में बनाया ऐसे करके। ठीक है, क्या ये कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स 4, जिसका नाम मैंने बताया है, इसका नाम क्या चीज है, इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि कॉम्प्लेक्स 4 याद रखना है 13 सब यूनिट्स के मिलने से, 13 डिफरेंट सब यूनिट्स के मिलने से बनता है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स होता है जो एक्चुअल में फंक्शंस को परफॉर्म करता है। और उसमें से जो सब यूनिट्स है, देखो ध्यान से, उसमें से जो पहला सब यूनिट है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सब यूनिट 1। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग बोलेंगे ये कौन सा सब यूनिट रहा, हम लोग बोलेंगे पहला सब यूनिट को। देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये कौन सा सब यूनिट है, हम लोग बोलेंगे ये है सब यूनिट 1। इसको मैं क्या बोला, इसको मैं बोला सब यूनिट 1 बोला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, दूसरा सब यूनिट बना रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है दूसरा सब यूनिट, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ सब यूनिट 2। देखो ध्यान से। ठीक है, और क्या बचा, तीसरा सब यूनिट ये बच गया, तो इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये थर्ड सब यूनिट है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब यूनिट 3। ठीक है, ऐसे करके मैं लिखा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है ना, या इस डायग्राम को मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ये सब यूनिट 3 को मैं ऐसे यहाँ पर कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे बना दे रहा हूँ सबसे अच्छा, क्योंकि ये प्रोटोन चैनल का काम करता है, इसीलिए इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ये सब यूनिट 3 है। ठीक है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, सब यूनिट 1 है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, अब याद रखना है, देखो क्या चीज है, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, साइटोक्रोम C आया था, याद करो, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया था, कौन, साइटोक्रोम C। ये कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया था, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लेके आया था, किससे, कॉम्प्लेक्स 3 से लेके आया था, किसको देने के लिए, कॉम्प्लेक्स 4 को देने के लिए। ठीक है, तो समझना है आप, देखो ध्यान से, जो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पहला जो सब यूनिट होता है ना, कौन सा पहला सब यूनिट। ठीक है,
आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं पहला सब यूनिट्स को यहाँ क्यों नहीं बनाया, दूसरा को यहाँ बनाता, लेकिन ऐसा इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि अभी पता चलेगा। देखो ध्यान से, पहला जो सब यूनिट है ना, इसको मैं नीचे इसीलिए बनाया क्योंकि पता चलेगा अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब मैं दिखाऊंगा ना उस टाइम पे पता चलेगा। अब देखो, पहला जो सब यूनिट होता है ना, याद रखना है इसके पास दो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला सब यूनिट्स के पास याद रखना है दो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक को बोलते हैं हीम ए, और वैसे भी प्रेजेंट होगा क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना कॉम्प्लेक्स 4, ये साइटोक्रोम प्रोटीन है। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेवो प्रोटीन बोलते हैं। मैंने बताया था ये चीज। और जो भी साइटोक्रोम प्रोटीन होगा ना उसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा ही होगा, याद रखना है, क्योंकि वो हीम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो सबयूनिट 1 जो है उसके पास हम लोग बोलेंगे दो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, एक को बोलेंगे हीम ए और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे हीम A3, ठीक है। इसको मैं ऐसे दिखा दूं, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीम ए, और दूसरा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीम A3, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और इसके साथ साथ एक क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे कॉपर एटम प्रेजेंट होता है। तो कॉपर एटम को मैं ऐसे दिखा दूं, Cu, इसको बी बोल रहे हैं, ठीक है। बी क्यों बोल रहे हैं अभी पता चलेगा, कॉपर बी बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो सबयूनिट 1 में क्या प्रेजेंट होगा, सबयूनिट 1 में याद रखना प्रेजेंट होगा, इट कंटेन्स टू हीम ग्रुप, टू हीम ग्रुप्स, जो कि क्या है, हीम ए है और दूसरा क्या है, हीम A3 है। और एक क्या चीज प्रेजेंट होगा, कॉपर एटम, देख सकते हैं ये कॉपर एटम प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉपर बी, याद रखना है। तो ये पहला सबयूनिट का हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर है। अब दूसरा सबयूनिट में देखो क्या चीज है, दूसरा जो सबयूनिट है उसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो कॉपर एटम प्रेजेंट है, और हम लोग बोलेंगे दोनों कॉपर एटम एसोसिएटेड विद टू सल्फर एटम ऑफ सिस्टीन एमिनो एसिड्स। देखो क्या मतलब है, बहुत आसान है। सबयूनिट 2 में हम लोग बोलेंगे दो कॉपर एटम प्रेजेंट है, एक को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कॉपर है और दूसरा कॉपर कहाँ पर है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, मान लो बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉपर ए लिख रहा हूँ, इसको भी मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉपर ए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि मैं ए लिख चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो कॉपर होगा ना वो बी होगा। इसको ए इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला टाइम इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इसीलिए इसको लिख रहा हूँ ए, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बाद में आएगा, इसीलिए इसको लिख रहा हूँ बी, याद रखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर ए एटम है, ठीक है, दो क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे कॉपर ए एटम प्रेजेंट होगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे, सबयूनिट 2 के पास। अब ये जो दोनों कॉपर ए एटम होता है ना, वो देखो ध्यान से, ये तो प्रोटीन है ना, सबयूनिट 2 क्या चीज है, प्रोटीन ही तो है ना, कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज है, प्रोटीन ही तो है ना। तो प्रोटीन में देखो कहीं ना कहीं तो सिस्टीन एमिनो एसिड्स होगा, क्योंकि एमिनो एसिड्स के मिलने से ही क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स बनता है। तो देखो ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ सिस्टीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो सिस्टीन एमिनो एसिड्स कैसा एमिनो एसिड्स होता है, तो हम लोग बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स होता है। तो इसके पास क्या रहेगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, किसके पास, सिस्टीन एमिनो एसिड्स के पास। तो अब देखो ध्यान से, ये जो कॉपर जो एटम है ना, वो प्रेजेंट, वो जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे सल्फर एटम के साथ, सिस्टीन एमिनो एसिड्स का सल्फर एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि सबयूनिट 2 कंटेन्स टू कॉपर एटम जिसको बोलते हैं कॉपर ए, ठीक है, एसोसिएटेड विद, दोनों को दोनों कॉपर ए एटम जो वो एसोसिएटेड विद हम लोग बोलेंगे टू सल्फर, देखो यहाँ पर पहला, यहाँ पर दूसरा सल्फर ऑफ सिस्टीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हुआ। अब देखो तीसरा जो सबयूनिट होता है ना, ये वाला सबयूनिट, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये जो सबयूनिट होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन चैनल का काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दे रहा हूं इसको मैं ऐसे करके, ये क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे ये काम करता है क्या चीज का, प्रोटॉन चैनल का काम करता है। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, H+ चैनल, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन चैनल बोल सकते हैं, जो कि कौन है, सबयूनिट 3 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 का, या हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का। बहुत आसान है, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझते हैं, देखो ध्यान से कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, समझना है यहाँ पर, ठीक है। यहां से साइटोक्रोम C से देखो ध्यान से कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक बार में हम लोग बोलेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम प्रोटीन है, और साइटोक्रोम प्रोटीन एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और देता है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम C से आएगा ना, वो किसके पास आएगा, तो याद रखना वो आएगा सबयूनिट 2 के पास आएगा। सबयूनिट 2 के किसके पास, याद रखना है कॉपर ए एटम के पास आएगा सबसे पहले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कॉपर ए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर कहाँ जाएगा, ये वाला कॉपर ए में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और इससे इलेक्ट्रॉन्स किससे लॉस हुआ, साइटोक्रोम C से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो साइटोक्रोम C वापस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये वापस कहाँ चला जाएगा, अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन किसको रिड्यूस कर दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। याद रखना कि कॉम्प्लेक्स 4 क्या किया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो कॉपर ए से देखो ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाएगा,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, देखो ध्यान से सबयूनिट 1 में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गया सबयूनिट 1 में। अब यहाँ पर सबयूनिट 1 में किसके पास जाएगा, हीम ए के पास जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से, ये कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे सबयूनिट 1 का हीम A3 के पास जाएगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉपर बी एटम के पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा हम लोग बोलेंगे किसके किसके पास, मैट्रिक्स के पास चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे वाटर बनाएगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। अब कैसे बनेगी मैं बताऊंगा, मेटाबॉलिक वाटर कैसे बनेगी मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब जब इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखना, जब इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सबयूनिट 1 से या सबयूनिट 1 के कॉपर एटम से कहाँ जा रहा होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन के पास जा रहा होता है ना, उस टाइम पे याद रखना है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, जो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे दो प्रोटॉन मूव करता है किस तरफ, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। मैंने बताया था ना, ये वाला क्या चीज है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ऊपर में क्या आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में क्या होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, टू प्रोटॉन्स मूव करेगा और कहाँ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ऐसे करके काम करता है कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के स्ट्रक्चर, और कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो मैंने यहाँ पर बताया, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में, कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया। यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया, और साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल के बारे में मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे करके मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या बन रहा है, मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी का हेडिंग में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन। ये कैसे हो रहा है ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मिटाकर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, कैसे करके मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसे इसको हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर बनता है, कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, वो कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इस चीज को याद रखना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट इट इज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं सबयूनिट 1 को ऊपर में क्यों बनाया था, इसके पीछे रीजन था, क्योंकि सबयूनिट 2 को ऊपर क्यों बनाया था यहाँ पर मैंने, इसके पीछे रीजन ये था कि सबयूनिट 2 ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर सबयूनिट 2 को ऊपर बनाया था और सबयूनिट 1 को नीचे बनाया था, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीजन का, या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे करके हो रहा है, ठीक है। याद रखना ये हो कहाँ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब हो कहाँ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो अब देखो होता क्या है, बहुत आसान है, देखो ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहा है, इसको हम लोग ऐसे समझे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स किसका हो सकता है, दो ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल का तो हो सकता है, एक को बोलते हैं रिड्यूस NaDH2, ठीक है, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस FADH2। यही दो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, ठीक है। तो रिड्यूस NaDH2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया था रिड्यूस NaDH2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने क्या बताया था कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक रिड्यूस NaDH2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स है, मैंने बताया था ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो रिड्यूस NaDH2 है ना, इसके पास हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है। जब इससे हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स निकल जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे NAD में चेंज हो जाएगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे रिड्यूस FADH2 मॉलिक्यूल का,
तो रिड्यूस FADH2 भी हम लोग बोलेंगे, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन्स और कितना प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो जब ये रिड्यूस FADH2 से ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकलेगा तो ये रिड्यूस FADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे, FAD फैट में। आसान है बहुत, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर समझना है, ठीक है। देखो यहां पर हम लोग बोलेंगे अगर रिड्यूस NaDH2 कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 अगर रिड्यूस NaDH2 से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, पहले ये वाले केस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा रिड्यूस NaDH2 से, ठीक है। किसको देगा, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल को देगा, और यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या चीज में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, और यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल मूव करते करते कहां पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचेगा। कॉम्प्लेक्स 3 को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा, और जो प्रोटॉन्स होगा ना वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास, याद रखना ये जो प्रोटॉन्स होगा वो कॉम्प्लेक्स 3 के पास, याद रखना है, वो बाहर निकल जाएगा, कहां हम लोग बोलेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स 3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गया, याद रखना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 एक बार में क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल में चला जाएगा, मैंने बताया है ये चीज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आएगा, साइटोक्रोम C के पास आएगा। कॉम्प्लेक्स 3 से, देखो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स 3 से याद रखना एक इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C के पास गया, और ये साइटोक्रोम C मूव करते करते देखो ध्यान से कहां पहुंचा, कॉम्प्लेक्स 4, और एक इलेक्ट्रॉन्स दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स जाएगा ना, अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉरी ऑक्सीजन के पास हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन से गया, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास, फिर दूसरा बार में क्या जाएगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। इसका मतलब यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखना एक बार में जाएगा, ठीक है, साइटोक्रोम C से होते हुए कहां, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास पहुंचा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स बच गया ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स भी तो कहां, अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहां जाएगा, साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए अल्टीमेटली कहां जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास जाएगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। कब, जब आप लोग बोलेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करेगा तब, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गए, अल्टीमेटली कहां पहुंच गए, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो पहुंच गया ना, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचा, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे, इसको कौन लेगा, इसको लेने वाला मॉलिक्यूल का चीज ऑक्सीजन है, ठीक है, ले लिया ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन 2 प्रोटॉन्स को भी लेगा, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन्स को लेगा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सॉरी हम लोग एक ऑक्सीजन को ऐसा दिखा सकते हैं, हाफ O2, देखो 2 2 कटेगा, इसका मतलब ये क्या चीज है, एक ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे, ऐसे करके हाफ ऐसे करके लिख दिए, तो ये 2 2 कटेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ये मिल के बनेगा, हम लोग बोलेंगे H2, और ये वाला क्या चीज है, O है, मतलब यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, हम लोग बोलेंगे H2O का फॉर्मेशन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक रिड्यूस NaDH2 से याद रखना एक मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनता है। अगर भाई उसी तरह हम लोग बात करेंगे, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 रहेगा तब क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 रहेगा तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ डायरेक्टली ऐसे करके, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जब ये इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेगा तो ये किसमें चेंज होगा, NAD नेट में, तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा, नेट का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NaDH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस NaDH2 में 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखो कैसे करके लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करके लेगा, देखो ध्यान से, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे दिखा दे, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना कितना ये 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हम लोग बोलेंगे कितना ये होगा, प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ेगा, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में 4 प्रोटॉन जुड़ेगा, और इसके लिए कितना ऑक्सीजन आएगा, हम लोग बोलेंगे इसके लिए आएगा कितना, हम लोग बोलेंगे ये 2 ऑक्सीजन आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, O2 मॉलिक्यूल डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे सारा को अगर कंबाइन करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2H2 मॉलिक्यूल बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला H 4H और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये मिलके कितना बनाया, हम लोग बोलेंगे कितना, देखो ये 2H2 बनाया, ठीक है। और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, O2 मॉलिक्यूल, देख सकते हैं यहाँ पर ये O2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है ना, ठीक है। इसका मतलब जब 2 रिड्यूस NaDH2 होगा तो वहां पर कितना मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको तोड़ के भी आप कर सकते हैं, 2 रिड्यूस NaDH2 मतलब एक रिड्यूस NaDH2 यहाँ पर हो गया, एक रिड्यूस NaDH2 यहाँ पर हो गया। और हम लोग जानते हैं एक रिड्यूस NaDH2 से कितना मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनता है। तो इससे भी क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर तो कितना बनेगा,
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा मेटाबॉलिक वाटर, जो यहाँ पर मैं दिखाया। हमेशा याद रखना कि जितना भी अगर 3 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NH2 रहेगा, ठीक है, तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा 3 मॉलिक्यूल। अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस NH2 रहेगा तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, इसको हमेशा रखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर कैसे बना उसका कॉन्सेप्ट, और ये सब कहाँ होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। सेम केस हम लोग बोलेंगे क्या चीज होगा, सेम केस हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 के साथ भी होगा। सेम केस रिड्यूस FADH2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो सेम याद रखना है, एक रिड्यूस FADH2 याद रखना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, ठीक है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना वो जो प्रोटॉन्स जो होता है वो निकल जाता है हम लोग बोलेंगे H+ के फॉर्म में, कहां कॉम्प्लेक्स 3 के पास ही हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 में जब Q साइकिल चलता है उसी टाइम पे इसका प्रोटॉन्स कहां निकल गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा FAD में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली एक एक करके कहां जाएगा हम लोग बोलेंगे ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। तो उसमें से देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, एक इलेक्ट्रॉन्स पहले जाएगा उसके बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो जाने ही है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको रिसीव कौन करेगा हम लोग बोलेंगे, इसको रिसीव करेगा ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो, इसको मैं ऐसे कट करूंगा तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम आएगा, और ये ऑक्सीजन एटम हम लोग बोलेंगे 2H+ लेगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर में। कितना मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, एक मेटाबॉलिक वाटर, देख सकते हैं 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग H2 बोल सकते हैं, और यहाँ पर 2 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो इसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर। उसी तरह अगर हम लोग 2 FADH2 मॉलिक्यूल अगर 2 FADH2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो कितना मेटाबॉलिक वाटर बनेगा 2 हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा, ठीक है। अब करके भी देखना, 1 से इतना बना तो 2 से इतना बनेगा, 3 अगर होगा तो 3 से कितना बनेगा मेटाबॉलिक वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बनेगा। अब अलग अलग करके देखना, इतना ही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिक वाटर जो बन रहा है ना, ये सब जो मेटाबॉलिक वाटर है, ठीक है, ये मेटाबॉलिक वाटर हम लोग बोलेंगे ये कहां बन रहा है हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों बन रहा है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां अल्टीमेटली रिसीव हुआ ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटॉन को लिया और किसमें चेंज हो गया हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर में चेंज हो गया, याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका नाम मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक वाटर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये याद रखना है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसे, ग्लाइकोलाइसिस याद करो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, लिंक रिएक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस है, क्रेब्स साइकिल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर किया है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर किया, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तब जाके क्या बना, वाटर बना। तो इसका मतलब ये कैसा है, इस वाटर को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वाटर बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो वाटर बन रहा है, ये वाटर बन रहा है हम लोग बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम या एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम बन रहा है ये मेटाबॉलिक वाटर। क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ था ना, तो यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे चला था, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, और ये मेटाबॉलिक पाथवे के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन्स निकला था, और यही इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से अल्टीमेटली कहां गया हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास गया, और वो ऑक्सीजन प्रोटॉन को लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, हम लोग बोलेंगे वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसीलिए इस वाटर को क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिक वाटर बोल रहे हैं, याद रखना है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये जो मेटाबॉलिक वाटर है वो हम लोग बोलेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या चीज है, बाई प्रोडक्ट है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या चीज है, या सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या चीज है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये मेटाबॉलिक वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ध्यान से, सिग्निफिकेंस इसका हम लोग बोलेंगे, सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस ये है ना कि कोई भी सेल है, देखना उस सेल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वाटर होता है, ठीक है। उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है। तो वो वाटर क्या चीज है, वो वाटर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे वो मेटाबॉलिक वाटर ही तो है ना। इसका मतलब मेटाबॉलिक वाटर क्या कर रहा है, सेल में हम लोग बोलेंगे क्या चीज को मेंटेन कर रहा है, हाइड्रेशन को मेंटेन कर रहा है। मतलब वाटर का जो लेवल होता है ना सेल के अंदर, वाटर का जो लेवल होता है उसको मेंटेन कर रहा है कौन, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, याद रखना है। और ये मेटाबॉलिक वाटर अगर कम हो जाएगा, अगर मेटाबॉलिक वाटर नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या चीज नहीं चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं चल रहा, मतलब ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं हो रहा है, लिंक रिएक्शन भी नहीं हो रहा है, क्रेब्स साइकिल भी नहीं चल रहा है। अगर ये मेटाबॉलिक वाटर नहीं बनेगा तब का केस है, ठीक है, याद रखना है।
तो ये मेटाबॉलिक वाटर क्यों बनता है, ताकि सेल में हम लोग बोलेंगे क्या चीज मेंटेन हो सके, वाटर का लेवल मेंटेन हो सके, मतलब सेलुलर हाइड्रेशन मेंटेन हो सके। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मेंटेन्स, मतलब मेटाबॉलिक वाटर मेंटेन्स सेलुलर हाइड्रेशन, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे फ्लूइड बैलेंस इनसाइड द सेल, मतलब एक वाटर का लेवल को मेंटेन करता है कौन, ये मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, याद रखना है। और ये मेटाबॉलिक वाटर का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक वाटर ये बना क्यों, बिकॉज ऑफ द हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकला वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर किया, तब जाके क्या बना, हम लोग बोलेंगे वाटर बना। और ये सारा का सारा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल किसका पार्ट है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, इसलिए उसके थ्रू जो वाटर बन रहा है ना, उस वाटर को बोला जा रहा है मेटाबॉलिक वाटर। और ये वाटर का काम क्या चीज है, सेल में वाटर के लेवल को मेंटेन करना, मतलब हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर हाइड्रेशन को मेंटेन करना। और ये सेल्यूलर हाइड्रेशन मेंटेन है, इसकी वजह से ही हम लोग बोलेंगे सेल में क्या चीज हो पा रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल में क्या चीज हो पा रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पा रहा है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है वो कहाँ होता है, सेल में ही तो होता है ना, सेल के साइटोप्लाज्म में ही तो चलता है ना, या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है ना। तो जो भी वाटर जो आ रहा है सेल में, ठीक है, वो एक्चुअल में कौन सा वाटर है, हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर है, ठीक है। क्योंकि सेल के अंदर हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन को मेंटेन कौन कर रहा है, ये मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। तो यही मेटाबॉलिक वाटर का क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंस है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे क्या बना, मेटाबॉलिक वाटर बना, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2O, मेटाबॉलिक वाटर का फॉर्मेशन ऑफ H2O नहीं, फॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिक H2O, एंड हम लोग बोलेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स 1 क्यूबिक्विनोन, कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C और कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं सारा को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है मैंने सब कुछ बताया है, सबको कंपाइल करके मैं बताऊंगा, ठीक है। और कितना प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा ये फॉस्फोराइलेशन के बारे में भी बताऊंगा कि ऑक्सीजोन कैसे करके क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है। ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, उसको आप देखिएगा, आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बुक भी पढ़ने का नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सारा का सारा जो कंपोनेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो भी अभी तक हम लोग पढ़े उसको ही मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कंपाइल करके बताऊंगा, और कैसे करके एटीपी बन रहा है वो सब भी बताऊंगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या स्ट्रक्चर है, सब कुछ को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है ना। देखो एक चीज मैं बताने भूल गया था कि कॉम्प्लेक्स 3 में जो आयरन सल्फर जो प्रोटीन होता है इसको बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, याद रखना है। वहां पर जो आयरन सल्फर प्रोटीन का जो टाइप होता है उसको बोलते हैं 2Fe2S टाइप, याद रखना, मैंने बोला था इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था 4Fe4S टाइप बताया था, आई थिंक नहीं 2Fe4S टाइप बताया था, आप उसको करेक्ट कर लेना कि कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 2Fe2S टाइप होता है कॉम्प्लेक्स 3 में आयरन सल्फर प्रोटीन का, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये टाइप, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो 2Fe2S क्यों होता है, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2 आयरन होता है, ठीक है, उससे आया हम लोग बोलेंगे 2Fe, और ये दोनों आयरन जो होता है वो इनऑर्गेनिक सल्फर के साथ जुड़ा हुआ, कितना इनऑर्गेनिक सल्फर के साथ, 2 इनऑर्गेनिक सल्फर के साथ जुड़ा हुआ, इसीलिए बोल रहे 2Fe2S। लेकिन ये कैसा है, प्रोटीन है ना, इसका मतलब ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ, आप देख सकते हैं एक तरफ ये भी प्रोटीन का पार्ट है, ये भी प्रोटीन का पार्ट है, मतलब एक आयरन देखो ध्यान से हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हिस्टिडीन एमिनो एसिड्स के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हिस्टिडीन इसका मतलब ये प्रोटीन होगा, ठीक है। और दूसरा आयरन देखो ध्यान से सिस्टीन एमिनो एसिड्स के सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है, सिस्टीन एमिनो एसिड्स के सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला यहां से लेके यहां तक वाला पोर्शन जो है वो क्या चीज है, प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एमिनो एसिड्स आ रहा है। और ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आयरन और सल्फर का टाइप है, 2 आयरन और 2 सल्फर, याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2Fe2S टाइप ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, याद रखना है। रिस्के साइंटिस्ट का नाम है, यही साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 की जगह आप करेक्ट कर लीजिएगा और वहां पर ये वाला स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा और याद रखना है, ठीक है। और मैं इससे पहले भी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स 1 में आयरन सल्फर प्रोटीन का क्या टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या टाइप होता है और कॉम्प्लेक्स 3 में क्या टाइप होता है, ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना है। फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, 4 में क्या होता है, इसको भी याद रखना है, ये भी पूछता है। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग फ्लेवोप्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है। और कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4 को हम लोग साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं, मैंने बताया है ये सब सारा का सारा डिटेल में, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखना।
और यूबीक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में पूछता है और साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल के बारे में पूछता है और क्यू साइकिल के बारे में भी पूछता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिटेल में सारा कुछ जो भी मैंने पढ़ाया है उसको मैं सारा कुछ को डिटेल में बताऊंगा, सारा को कंपाइल कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्यू साइकिल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी के लिए हम लोग यहीं पर रखते हैं। थैंक यू सो मच।